इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, मैं संयम अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स राइज। तो देखिए, दिस इज समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज संयम अग्रवाल। मेरा नाम संयम अग्रवाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स को क्लियर करा है और मैं एसएसबी भी गया हूँ। बेसिकली आई एम एक्सपीरियंस जीएस फैकल्टी और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देहरादून जो है वो हमारी स्टेट कैपिटल है उत्तराखंड की, राइट। जिस किसी ने गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाए और तुरंत आप उसका क्या कर सके, फायदा उठा सके। मत भूलें कि आपके एग्जाम्स बहुत पास हैं, बहुत ही ज्यादा पास है। इस टाइम तो आपका रगड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास है। इस टाइम आपकी प्रिपरेशन जो है पीक पे होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ आपके लिए वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, आप उस चीज का फायदा उठाओ। बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखो। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसका लिंक बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आज हम कवर क्या करेंगे? आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। एंड बिलीव मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं, तो बी इन शॉर्ट कि आप कॉपी पेन लेके बैठे। तो चलिए, देरी किस बात की फिर, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। पहले तो ये समझिए कि शेड्यूल 8 क्या है। बेटा, हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं जिसको आप शेड्यूल कहते हैं। इन्हीं 12 अनुसूची में से क्या एक शेड्यूल 8 भी आएगा? और 8th शेड्यूल हमको किसके बारे में बताता है? 8th शेड्यूल हमको बारे में बताता है लैंग्वेजेस के। किसके बारे में बताता है? लैंग्वेजेस के। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 8th शेड्यूल कौन कौन से आर्टिकल से कोरिलेटेड करता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 344 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल नंबर 351। ये दो आर्टिकल याद रखिएगा। ये दोनों आर्टिकल शेड्यूल 8 से नाता रखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर लैंग्वेजेस दी हैं, जैसे मैथिली दी है, उर्दू दी है, तेलुगु दी है, उड़िया दी है। बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट, आई रिपीट, इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8। ये बोल रहा है कि इन चारों लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा अनुसूची 8 शेड्यूल नंबर 8 हमारे संविधान के अंदर, जो शेड्यूल नंबर 8 है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। आई रिपीट, नॉट पूछा है तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं पेपरों में जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। उसमें से एक है नॉट। इन चारों में से कौन सी नहीं है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। आंसर मैं आपको बताता हूं, आंसर है नन ऑफ द अबव। क्या मतलब हुआ सर? नन ऑफ द अबव का मतलब हुआ कि ये जो चार आपको ऊपर लैंग्वेजेस दिए हैं, चाहे मैथिली हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे उड़िया हो, ये चारों की चारों शेड्यूल 8 यानी अनुसूची क्रमांक 8 का हिस्सा है। तो यहां पे क्योंकि नॉट पूछा है तो हमारा आंसर क्या हुआ? नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर क्या हुआ? नन ऑफ द अबव। ये बात आई बात समझ? अब मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल नंबर 8 के बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूं। बेटा, शेड्यूल नंबर 8 यानी अनुसूची 8 के अंदर, शेड्यूल नंबर 8 यानी अनुसूची 8 के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जिसमें से उर्दू भी एक है, ठीक है, तमिल भी एक है, आसामी भी एक है, बंगाली भी एक है, ठीक है। बहुत सारी, मतलब 22 लैंग्वेजेस हैं, आप समझ सकते हो जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल कौन कौन से, 344 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 351। ये दोनों आर्टिकल का नाता किससे है? शेड्यूल नंबर 8 से है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन 1 जो है हमने अभी जो सॉल्व किया है ये आपको क्लियर हो गया ना। अब ये क्या है सर? ये है जिसको आप कहते हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। दिस इज द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला? दिस इज द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है सर? अब ये क्या आ गया? प्रियम्बल कुछ नहीं है बट एक हमारा इंट्रोडक्शन है संविधान का, एक समरी है संविधान की, कि हमारे संविधान का अंदर, हमारे संविधान क्या क्या कंटेन करता है, वो सब कहां लिख दिया आप लोगों ने? वो सब लिख दिया प्रियम्बल में। आप लोगों ने कभी एनसीईआरटीज अगर पढ़ी हो, एनसीईआरटीज कभी देखी हो, तो उसके स्टार्टिंग में ही बिल्कुल पीछे ही, मतलब फ्रंट जो कवर होता है उसके पीछे ही लिखा रहता है या पहला पेज होता है जिसके ऊपर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल कुछ नहीं है, प्रस्तावना है जो हमारे संविधान को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे संविधान की समरी है। क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन से लेके आऊंगा, हम तब सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप ये याद रख लीजिए, प्रियम्बल क्या है बेटा? प्रियम्बल हमारे संविधान की
इंट्रोडक्शन है या फिर हमारे संविधान का समरी है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, मिनिमम है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु या विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडर ऑफ द टू हेड द सीआरपीएफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पहली महिला कमांडर कौन बनी है जो सीआरपीएफ को हेड करने वाली है? तो सीधा आंसर है मैम चारू सिन्हा, मिस चारू सिन्हा। याद रखिएगा, ये मैम पहली वुमेन कमांडर जो हेड करने वाली है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ किसके अंडर आता है आपको पता होगा बेटा, सीआरपीएफ अंडर आता है सीएपीएफ के। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंडर आता है सीआरपीएफ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था वो सीआरपीएफ के ही जवान थे जो शहीद हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन है पहली महिला कमांडर जो हेड करने वाली है सीआरपीएफ को, मैम या मिस चारू सिन्हा। आपको ये नाम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी आजकल पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज जरा आराम से पढ़ना। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दिस फंड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। मतलब ये फंड क्या है? ये फंड इसलिए बनाया गया है कि भाई कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए जहां पे हमें खर्चा करना पड़े तो हम कर लें। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द एडवांसेस फ्रॉम दिस फंड, यानी कि इस फंड से पैसा कौन निकालेंगे? इस फंड से पैसा निकालेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2। नाउ थोड़ा सा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में हम जानते हैं। देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा भारत है, इस इंडिया के अंदर ना मोटे मोटे तौर पर आपको 3 फंड पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। एक का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा। एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आपको मैं इनके आर्टिकल्स बताता हूं क्योंकि आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 266 में, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल नंबर 267 में। ठीक है, तो ये चीज़ तो याद रखिएगा। कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में सिंपल से डिफरेंस है। मैं आपको एक ना सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से समझेंगे। ठीक है, ये तो खैर बुकिश लैंग्वेज है। अब सपोज करो कि भाई ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए। ध्यान से देखना। ठीक है, अब जनरली इसने पैंट भी पहना है, ये लो यहाँ पे पैंट भी बना लो, ये लो खुश, लो पैंट भी बन गई। ठीक है, इस पैंट में यहाँ पे पॉकेट होगी, एक पॉकेट यहाँ पे भी होगी, एक पॉकेट यहाँ होगी, एक पॉकेट यहाँ होगी। ये क्या है सर? ये पैंट पहनी है। ये ट्राउजर है, किसने पहना है? जो ए ने पहना है, ऑब्वियसली बात। एक शर्ट भी इसने पहना होगा, चलो शर्ट भी मान लो। अब ध्यान से देखना, क्या मैं कह रहा हूँ कि ये पॉकेट नंबर ए है और ये पॉकेट नंबर बी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सभी, क्या मैं कह रहा हूँ कि पॉकेट नंबर ए और ये पॉकेट नंबर बी है? बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो है क्या सर, देसी भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए जो ए व्यक्ति है, मान लीजिए जो ए व्यक्ति है, ये क्या करता है? ये कुछ पैसा अपनी कुछ अर्निंग पॉकेट नंबर ए में रखता है और अपनी कुछ अर्निंग पॉकेट नंबर बी में रखता है। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। बी इसने इसलिए रखा है ताकि कल को चल के कुछ इमरजेंसी आ जाए, कल को चल के कोई ऐसी अनफोर्सीन कंडीशन आ जाए, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया तो मैं यहां से खर्चा करूंगा। इन शॉर्ट, बी वाली पॉकेट में ये बंदा क्या कर रहा है? अपनी सेविंग्स कर रहा है। और डेली के खर्चे, यानी जो डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, कौन सी पॉकेट से कर रहा है? ए से कर रहा है। तो समझने की कोशिश करना, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, पूरे कंट्री के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो जो कंट्री अपने डेली बेसिस के खर्चे करती है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, टैक्स निकल रहा है, टैक्स जा रहा है, यहां से वहां पैसा जा रहा है, यहां से वहां पैसा आ रहा है, तो वो करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्या बोला मैंने? कहां से करती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और जो पैसा सेविंग्स के लिए रखा जाता है, वो पैसा रखा जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, जो अनफोर्सीन कंडीशंस पे यूज किया जाता है। तो आई होप एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी और यहां से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है पत्रिका गेट रिसेंटली सीन इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा है। तो ये कहां है? ये लोकेटेड कहां है? तो सीधा आंसर आप देखिए, इसका सीधा आंसर इसका जयपुर। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूजिंग आपको नाम दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बेटा? जयपुर होगा। तो देखें पत्रिका गेट क्या है? पत्रिका गेट ये है, आपने सुना भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा था। बात समझ में आई? आपसे अगर स्टेट पूछ ले तो बताओ स्टेट कौन सा हुआ? स्टेट हुआ राजस्थान। स्टेट कौन सा हुआ? स्टेट हुआ राजस्थान। आए, ठीक है, और राजस्थान में ही पढ़ते हो आप अरावली रेंज, और अरावली रेंज की हाईएस्ट पिक कौन सी है?
अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आप लोग मुझे बताएंगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? बिल्कुल सही बात है। और इस अरावली रेंज से एक नदी भी निकलती है, वो भी बताएंगे आप मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद? पहली बात तो ये कि पंचनाद क्या है, आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ये आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज पंचनाद तो ये क्वेश्चन आपके पास का है ही नहीं। तो पहले ये समझो कि व्हाट इज पंचनाद। जरा यहाँ देखना, क्या आपको ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम दिख रहा है, जहां से इंडस नदी बह रही है और इंडस की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं? बिल्कुल, यस और नो दिख रहा है सर, सभी को दिख रहा है। ये देखो, ये निकल रही है इंडस नदी, ये बिल्कुल जा रही है ऊपर से। चलो इंडस को तो छोड़ो, जरा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखना जहां पे मैं सर्कल मार रहा हूं, दिख गया क्या? जरा काउंट करो, क्या पे 5 नदियां मिल रही हैं? 1 झेलम, 2 3 4 और ये ब्यास 5। क्या ये 5 नदियों का एक पॉइंट है जहां पे 5 नदियां आके मिल रही हैं? 5 सहायक नदियां मिल रही हैं इंडस नदी की। इसी पॉइंट को आप कहते हो पंचनाद, इसी पॉइंट को आप कहते हैं पंचनाद। तो देखो, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पंचनाद, और ये पंचनाद है का तो आपको तो दिख ही रहा है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में, इंडिया का हिस्सा ये नहीं है। लेकिन आपको दूसरा ये भी पता होना चाहिए, आपको दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी पंचनाद का हिस्सा है। तो देखो, झेलम है, बिल्कुल है। चेनाब है, बिल्कुल है। रावी है। सतलज है। ब्यास है। लेकिन क्या इंडस है? क्या नहीं है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद? कौन सी नदी पंचनाद में इंक्लूड नहीं होती? झेलम बताई थी, यस। चेनाब बताई थी, यस। रावी बताई थी, यस। कौन सी नहीं है? इंडस नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ए। इतना आपको कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा सो दैट आपके जो है पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि भाई कौन सी नदी पहले है, कौन सी बाद में है, क्या है, क्यों है। ये सबको आपको देखना पड़ेगा, इतना डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, सो ही आपका पेपर निकलेगा। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को फ्लो में लेके आए। मैं डेली बेसिस पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करंट की सीरीज के माध्यम से टॉपिक के क्वेश्चन भी समझाऊं, जैसे मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन लाया, और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा देख के चलें। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन ये लिख लो कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये भी आपसे पूछ लेगा। ये पूछ लेगा नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या साउथ से नॉर्थ में अरेंज करो। तो इंडस नदी की सबसे पहली सहायक नदी आपको मिलती है कौन सी? झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। ये सतलज नीचे से आती है ऐसे, ठीक है? तो सतलज सबसे नीचे, सतलज सबसे नीचे, सतलज सबसे नीचे आएगी और झेलम सबसे ऊपर आएगी। क्या बोला मैंने? अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं तो इंडस नदी की सहायक नदी सबसे ऊपर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। ये याद रखिएगा, ये इंडस नदी की सहायक नदियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5। दोबारा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है? किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन। अब ये क्या है सर? पहले इसको देखो। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर, और जो 2020 में सेलिब्रेट किया गया है उसकी थीम है लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन ये तैयार कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। आई रिपीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के पेपर में आने की। क्या बोला? लिटरेसी रेट, लिटरेसी डे माफ कीजिएगा, कब बनाया गया? 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 में जब सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या थी? लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो बताओ। आंसर हो जाएगा सी। 8 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बॉडी है बेटा जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ ने क्या किया? एनएसओ ने क्या किया? एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट जनरेट करी, और इसने बताया कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 77.7%। 77.7%, जिसमें से केरला स्टेट जो है, केरल जिसको आप कहते हो केरला स्टेट, केरला ने इस की लिस्ट को टॉप किया है विद 96.2% लिटरेसी रेट। बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा स्थान ग्रहण किया है दिल्ली ने, और तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वालों देख लो, प्रगति पर है तुम्हारा क्षेत्र। 87.6% की बढ़ोतरी पर तुम्हारा तीसरे स्थान पर बैठा है उत्तराखंड। पहले स्थान पर केरल, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे क्या हो गया?
उत्तराखंड हो गया। और देखो और देखो, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा वो राज्य है जिसकी सबसे बेकार लिटरेसी रेट है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विद ओनली एंड ओनली 66.4%। ये बात ध्यान रखना, 66.4% ओनली। आंध्रा सबसे नीचे है, सबसे बेकार लिटरेसी रेट है किसका? आंध्रा का। ठीक है, और इंफॉर्मेशन देखो जो आपके पेपर में पूछी जाएगी। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ रूरल इंडिया की, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी लिटरेसी रेट का क्या सिस्टम है? उनकी लिटरेसी रेट है बेटा 73.5%। ये रूरल है। और अर्बन इंडिया की अगर मैं बात करूं, यानी शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो इसका है 87.7%। वाह जी वाह, क्या बात है, देख रहे हो। और आज भी नो डाउट मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन डिफरेंस अगर मैं आप दोनों को मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो 14 पॉइंट समथिंग % का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई रिपीट, केरल स्टेट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वहां पर मेल और फीमेल के बीच में मात्र 2% का डिफरेंस है। तो यहां से हम इस टॉपिक को एसएसबी में जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तभी मैंने आपको ये डेटा दिया है। आई रिपीट, इसको लिख लीजिए सभी बच्चे, ये बहुत काम आपको आने वाला है। क्या बताया? केरला टॉप पर है, फिर दिल्ली सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, सबसे बेकार आंध्रा है। रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में जो लिटरेसी रेट है 73.5% है। और अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में जो लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 87.7%। तो आई होप इसी के साथ आपको जो टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है लिटरेसी रेट वाला और लिटरेसी डे वाला, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? रियल मैंगो सॉफ्टवेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट इज इट रेफर्स टू? रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या है? क्या है सर? ये मैंगोज बेचने का कोई सॉफ्टवेयर? नो। मालवेयर सॉफ्टवेयर? नहीं, नन ऑफ देम नहीं। ये है इलीगल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर बुकिंग तत्काल टिकट्स। आपने देखा होगा बहुत धंधेबाजी होती है, आपने देखा होगा बहुत धंधेबाजी होती है। तो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर इज अ इलीगल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर बुकिंग तत्काल टिकट। आंसर हो जाएगा ए। बढ़े बेटा आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, जिसने पहला यानी करंट अफेयर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देखा है वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा बढ़िया करके। देखो क्या कह रहे हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंदिरा गांधी पीस प्राइज। मैंने लास्ट यानी फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके जरूर देखिएगा क्योंकि चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कनेक्टेड रहेंगी, आपको पता होना चाहिए। देखो, दिस अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको वहां पे बताया था। फिर क्या कह रहा है? दिस इज बिंग कन्फर्ड एनुअली एवरी ईयर सिंस 1986। 1986 में शुरू हुआ था इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, यानी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट दोनों क्या है? सही है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल्ड थोड़ा सा ओरिएंटेशन चाहिए तो आप फर्स्ट करंट अफेयर की सीरीज देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। क्या कह रहा है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात, मंत्रालय अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। दूसरा क्या बोला? इट इज अ नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया टू प्रेडिक्ट और स्टडी मॉनसून और स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड ऑल। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी। स्टडी मॉनसून का मतलब मॉनसून लेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, इतने टाइम पे आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, इतनी बारिश करेगा, मतलब इन सब की जो स्टडी होती है। या सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स का मतलब भूकंप जिसको आप कहते हो, अर्थक्वेक वगैरह के बारे में जो स्टडी करता है वो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। तो स्टेटमेंट हो जाएंगे बोथ। आंसर है सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई रिपीट, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग इज कन्फर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। आई रिपीट, पहला लेक्चर जिसने देखा है वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। आंसर क्या है? डेविड एटनबरो। मैंने आपको वहां पर बताया था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ रही हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। और मैं यकीन करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर जा रहा होगा। ठीक है गाइस, तो जितना भी आज हमने पढ़ा मेरे हिसाब से आपको उतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं जरूर कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या आप चाहते हैं कि ये सीरीज में कंटिन्यू करूं, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं। ठीक है गाइस, यहां तक कोई डाउट है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले गाइस सब्सक्राइब कर लें उसको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट बहुत जल्दी मिल जाए। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें चीज़ों को, जो जिसको ज़रूरत है रियलिटी में उसके पास तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ठीक है गाइस, मैं सेम अग्रवाल आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत जल्दी बहुत नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।